हेलो एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड मिसाल। बहुत सारे बच्चों के पिछले वीडियो पे ये कमेंट आए कि पढ़ तो बहुत कुछ लेता हूँ, मैथ को भी ख़त्म कर लिया, रीजनिंग को भी ख़त्म कर लिया, साइंस भी ख़त्म कर लिया और यहाँ तक कि जो मुझसे बन पड़ा जीके जीएस पे मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट ही कर लिया। पर एंड ऑफ द डे फाइनली होता क्या है, जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सपोज दैट टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं या फिर ग्रेडअप पे लगा रहे हैं या फिर रोजगार तंकिर वाले ऐप पे लगा रहे हैं या फिर एसके झा वाले ऐप पे, कहीं से भी लगा रहे हैं, बिग बूस्टर से लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक्चुअली में फाइनली होता क्या है कि उनका नंबर उस तरह से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो ये बताते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बार बार रिवाइज भी करते हैं, मतलब पूरा प्रयास करते हैं, पर फाइनली नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सभी बच्चों के साथ होता है। भले ही कोई आके मुंह पे ना बोले, कोई सर में किमारे ना बोले, कोई छिपाता है। मैं खुद अपनी बात बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जब मैं 2018 में ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो सिलेक्शन से पहले जो मैंने तैयारी कर रहा था, ठीक है, 2018 के पहले शुरुआती मंथ्स में, तो मेरे भी नंबर नहीं आते थे। मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊंगा, शायद आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे। जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट लगाया था ना, मैंने ग्रेडअप पे लगाया था, तो मेरे केवल 27 नंबर आए थे। कितने? केवल 27 नंबर आए थे। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग जानते होंगे वो उन्हें पता होगा। तो पहली बार मेरे 27 नंबर आए थे। तो ऐसे ऐसे मैंने प्रयास जारी रखा, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, तो 16, 17, 15 मतलब ऐसे ऐसे काफ़ी मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए। फिर भी मेरे नंबर उतने बढ़ते नहीं थे जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे। पर ऐसे ऐसे मैंने प्रयास करता रहा। कुछ मैंने वीडियोस देखी, बहुत लोगों से सीखा जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, उन लोगों से मैंने सीखा कि वो किस तरह से मॉक टेस्ट लगाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखो, पढ़ना केवल एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पढ़ना तो सब पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो 125 करोड़ जितने लोग फॉर्म भरे हैं ना, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता ना, तो सबके सिलेक्शन हो जाते हैं। आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, मतलब मॉक टेस्ट को लेके, या फिर अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हो, तो उस समय आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन को किस तरह डील करना है, कि मतलब मैथ वाले पोर्शन को किस तरह से डील करना है, रीजनिंग वाले पोर्शन को किस तरह से डील करना है, साइंस को, ऐसे जीके जीएस या करंट अफेयर वाले पोर्शन को। तो अगर ये सब चीज़ें आप पहले से निर्धारित करके नहीं जाएंगे, पहले से डिसाइड करके नहीं जाओगे ना, तो शायद आप वहाँ जाके स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे। फिर देखो, मॉक टेस्ट केवल ये नहीं मतलब होता है कि मॉक टेस्ट में आपके डे बाई डे नंबर बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट एज एक्सपेक्टेड होता है कि इस तरह के पेपर्स आ सकते हैं। तो मॉक टेस्ट कभी कभी क्या होता है, जो कोचिंग वाला या फिर आप जहाँ से भी करते हो, जो मॉक टेस्ट सेटअप किया रहता है ना, वो एक तरह से एक लेवल दे के सेटअप किया रहता है। कभी कभी क्या होता है, कोई मॉक टेस्ट देखो आप बहुत ईजी रहता है, तो आपके वहाँ 80, 85, 90 नंबर तक आ जाते हैं मॉक टेस्ट में। तो सपोज दैट आपके 80 नंबर आए, तो अगले वाले मॉक टेस्ट में आपके नंबर 82, 85, 92 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, पर नहीं आते हैं ना, फिर आपके नंबर कभी कभी कम हो जाते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट होता है, तो वो उस पर आपको बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लेना है। जस्ट उससे आपको सीखना है, प्रिपेयर होना है उससे। उस नंबर से कोई बहुत बड़ा होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बात बता देता हूँ। अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है 2018 में सिलेक्शन लेने का ग्रुप डी में, या फिर उसके बाद मैंने जितने एग्जाम्स क्लियर किए हैं उसके बेसिस पे, जो भी आप मॉक टेस्ट अपने घर पे लगाते हो ना, उसके बाद वो मॉक टेस्ट में भले ही आपके नंबर कितना भी आए, पर ये बात बिल्कुल सटीक और निश्चित है कि जब आप रियल में जाते हो, एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, फिर एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है ना, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उससे कहीं ना कहीं वो नंबर इंक्रीमेंट ही ज़्यादा ही रहता है। सपोज दैट आपके नंबर 50-60 ही रहते थे मॉक टेस्ट में, जब घर पे आप लगाते थे प्रिपरेशन के दौरान। फिर पता चला कि आप जब रियल एग्जाम देकर आए, तो आपको पता चला आपका नंबर 70-75 आ गया। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है ना, वो एक लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है, और मॉक टेस्ट का जो लेवल रहता है वो वेरी करता है। कोई कोई मॉक टेस्ट बहुत हाई लेवल का रहता है, कोई कोई मीडियम का रहता है, तो कोई कोई लो का रहता है। तो वो जस्ट उससे आपको प्रिपेयर होना है, उससे सीखना है, उससे आपको ये सीखना है कि मॉक टेस्ट को डील कैसे करते हैं, क्वेश्चन को लड़ते कैसे हैं, क्वेश्चन से फाइट कैसे करते हैं। अगर मैथ का कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, तो उसको उस समय ही सॉल्व करना है या फिर लास्ट में सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट से 3-4 बातें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। मैं इसी में ही बताते जाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। वीडियो को देखने के बाद वो उनको ये नहीं समझ में आता कि आप क्वेश्चंस पूछे कहाँ से, मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन करना रहता है, फिर कुछ भी डाउट क्लियर करना रहता है, तो उनके पास ये पता ही नहीं रहता कहाँ से डाउट क्लियर करें। इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पता है आपको इस बार ग्रुप डी को फोड़ देना है, साथ ही साथ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उम्मीद दिलाऊंगा टेलीग्राम से जुड़ जाओगे ना, तो मैं सारे बंदों का किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन जरूर कोशिश करूंगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि हमको मॉक टेस्ट से डील कैसे करना है। जैसे मॉक टेस्ट आपके सामने क्वेश्चन आते हैं,
सबसे पहला काम तो मॉक टेस्ट में एक चीज़ आपको हमेशा फोकस करना है ना, आपको कभी भी किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको किसी क्वेश्चन पे 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा देने ही नहीं देने हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम उसमें लगता है ना तो उसके आप बाद के लिए देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक बार 1 से लेकर 100 तक वैसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेने हैं जिसमें 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का टाइम लगता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे 30 सेकंड से लेकर 60 मिनट तक 60 सेकंड तक उसके टाइम पीरियड में जितने भी क्वेश्चन पहले सॉल्व हो सकते हैं उसको सॉल्व करना। ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही अगर आप ज़्यादा टाइम देने लोगे तो पहले ही क्वेश्चन को देखो, एग्जाम हॉल में कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सपोज दैट मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है मैथ्स, तो ये नहीं करना है कि भैया मैथ का सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करके ही चलने हैं, इसी मतलब पहले अटेम्प्ट में ही मैं सॉल्व कर दूँ। नहीं, पहले मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल इजी हैं, जो एक बार में बन सकते हैं। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं समझ में आता है, कोई फार्मूला वगैरह अभी उस समय माइंड में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर रहता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये नहीं करना है कि भैया मैथ तो मुझे आती है, मुझे रीजनिंग तो आती है, मुझे साइंस तो आती है, तो भैया मैं इसके सारे क्वेश्चन एक ही बार में करके आऊँगा, दोबारा नहीं, इसी बार खत्म करूँगा। ये गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। तो एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर लेना, सारे पेपर को, जैसे मतलब जो तुमको आता है 30 सेकंड के अंदर बन जाए, 1 मिनट के अंदर बन जाए मैथ के, तो सही रहता है। एक बार ये कर लेना है। और दूसरा बात, आपको सारे क्वेश्चंस को मतलब विजिट करने हैं, सारे क्वेश्चंस को एक बार देखने ही देखने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैथ सॉल्व करने के चक्कर में या रीजनिंग सॉल्व करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि मेरे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे कभी कभी मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाता है क्वेश्चन, तो मैथ के चक्कर में क्या होता है, हम पहुंचते हैं 90 92 95 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो मेरा 5 क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता है, टाइम मतलब ओवर हो जाता है, वहीं पे क्वेश्चन पेपर ही रुक जाता है, वहीं पे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो वो गलती नहीं करना, एक बार आपके सारे क्वेश्चन को सेटअप करने हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेने हैं। और देखो एग्जामिनर क्या करता है, शुरू में ऐसे क्वेश्चन डालता है ना, शुरू के 5 7 या 10 क्वेश्चन ऐसे डालता है ना जहाँ पे तुम स्टक हो जाओगे, जहाँ पे तुम फंसोगे, जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस को नीचे करने की कोशिश करेगा, तुमको वहाँ पे गिराएगा वो कि बच्चा यहाँ से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए। तो वहाँ भी आपको नहीं फंसना है। अगर शुरू में 10 से 15 क्वेश्चन भी स्किप करने लायक है ना, छोड़ने लायक है ना, तो छोड़ देना ही वहाँ पे बेटर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे आपको करके ध्यान देने हैं। बाकी और भी बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कि आपको मॉक टेस्ट को डील कैसे करना है। एक बार सर पहले पूरा पेपर देख लेना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। फिर दोबारा जब आप करोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो थोड़े से टाइम टेकिंग जिसमें कि 2 मिनट 1.5 मिनट लग सकते हैं, तो दोबारा से वो वाले करो। तीसरे नंबर पे वैसे क्वेश्चन करो जो बिल्कुल आपको नहीं आते थे, जो मतलब आप पढ़े ही नहीं है, तो उस पर फिर आप टाइम दे सकते हो। इस तरह से करोगे ना तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्क इंक्रीज होगा तुम्हारा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि केवल नंबर बढ़ते रहे तुम्हारे, उससे सीखना भी जरूरी है, उस क्वेश्चन में फाइट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर अभी आप ये गलतियाँ यहाँ कर दोगे ना घर पे मॉक टेस्ट में तो वो चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती करोगे ना पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 23 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस मौके का फायदा उठाओ, जो गलतियां करना है अभी कर लो, और कोई क्वेश्चन होता है तो टेलीग्राम पे आके पूछो, बेधड़क वहाँ पे जवाब दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, यहाँ पे टेलीग्राम पे आके वहाँ पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आराम से बेधड़क मॉक टेस्ट लगाओ। नंबर कम आते हैं कभी कभी तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, वो चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि वो उनका वो सेटअप रहता है कि उस तरह किस तरह से मॉक टेस्ट को ले रहे हैं, उनका एक लेवल होता है, ठीक है। बस ये कोशिश करना कि हर एक मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहना, कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेटर ही रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आ गई होगी। कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा और कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।